नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा, उधम सिंह नगर, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्टडी गाइड पर अपने सभी छात्र और छात्राओं का तथा अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। सभी को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी छात्र और छात्राओं तथा अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12 के लिए पाठ 6 पर आधारित है। आय, रोजगार तथा उत्पादन के संतुलन स्तर का निर्धारण और समष्टि अर्थशास्त्र में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व हमने आपको कुल आय, कुल मांग, कुल पूर्ति और उनके विविध घटक के बारे में समझाया। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। प्यारे बच्चों, हमने आपको ये बताया अभी तक कि रोजगार का संतुलन, आय का संतुलन अथवा उत्पादन का संतुलन, ये तीनों एक ही हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें कोई अंतर नहीं किया जाता। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हमने ये भी बताया कि समग्र पूर्ति फलन, समग्र पूर्ति और समग्र मांग जहां इक्वल होते हैं वहां एक दृष्टिकोण है, पहला दृष्टिकोण, जहां आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का संतुलन या उत्पादन का संतुलन या आय का संतुलन होगा। और दूसरा दृष्टिकोण है जहां बचत और विनियोग दोनों इक्वल होते हैं, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आज हम जो हैं आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित उनका जो रोजगार का सिद्धांत है, पूर्ण रोजगार का सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे। पूर्ण रोजगार अथवा पूर्ण उत्पादन, ठीक है, एक ही पहलू है। आप इसको अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। देखिए, उन्होंने ये कहा है, यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, कि कुल पूर्ति और कुल मांग में संतुलन एक सामान्य स्थिति है। कुल मांग और कुल पूर्ति में संतुलन एक सामान्य स्थिति है। और यदि उसमें असंतुलन भी कभी होता है तो उसको जो है वो मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वो स्वतः ही अपने आप को इक्वल कर लेती हैं, बराबर कर लेती हैं। ठीक है, यहां जो दो अप्रोच है हमारे पास, एक कुल पूर्ति बराबर कुल मांग के, और दूसरी अप्रोच जो हमारे पास ये हमने लिखा हुआ है ना, AS इक्वल टू, है ना, ये इक्वल टू AD। दूसरा जो अप्रोच है हमारे पास में बचत और विनियोग, यानी उन्होंने कहा बचत और विनियोग संतुलन की अवस्था में बराबर होती। तो यहां इसको भी हम स्पष्ट करेंगे। दोनों ही दृष्टिकोणों से हम जो हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के
विचारों को समझेंगे, जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए ना कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का जो विचार है कि एक मुक्त अर्थव्यवस्था यानी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में पूर्ति जो है उसकी मांग के बराबर होती है, यानी संतुलन की अवस्था में पूर्ति और मांग दोनों इक्वल होते हैं, कुल मांग कुल पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। ये उनकी विचारधारा है। इसका कारण क्या है? इनका कारण ये है कि उन्होंने इसका एक कारण बताया। उनका जो ये विचार है, ये विचार जो है उनका प्रोफेसर जेबी से के बाजार नियम पर आधारित है। से का बाजार नियम बताता है किसी वस्तु की पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है, यानी वस्तु की पूर्ति स्वयं अपनी मांग को उत्पन्न करती है या सृजन करती है, एक ही बात है। पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है। ये जो है से का बाजार नियम कहलाता है। और इंटरमीडिएट में से के बाजार नियम को बताइए या से का बाजार नियम क्या है, तो आप बता देंगे ना कि पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है, प्रोफेसर से का बाजार नियम। तो इसके अनुसार क्या है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय की स्थिति है और वस्तु विनिमय की स्थिति में, ठीक है, वस्तु विनिमय की स्थिति है और वस्तु विनिमय की स्थिति में ए व्यक्ति बी, यानी वस्तु विनिमय समझते हैं ना आप, वस्तु से वस्तु के अदल बदल को वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, जब हम अपनी वस्तु देते हैं और दूसरे की वस्तु प्राप्त करते तो इसको जो है यानी वस्तु से वस्तु के अदल बदल, जिसमें उसको हम वस्तु विनिमय कहेंगे, विनिमय, है ना। तो इसमें मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को बेच रहा है और बेच रहा है बी व्यक्ति को। ठीक है, तो बी व्यक्ति को जब ए अपनी वस्तु बेच रहा है तो वह उस वस्तु को तभी बेचेगा, ए व्यक्ति उस वस्तु को तभी बेचेगा जबकि उसको अपनी वस्तु के बराबर मूल्य की वस्तु प्राप्त हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं बेचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बेची जाने वाली वस्तु है उससे जो आय है या सर्जित मूल्य है या सर्जित आय है, मूल्य वृद्धि अथवा सर्जित आय है, वो मतलब खरीदी जाने वाली वस्तु की के मूल्य के बराबर होगी, तभी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर यानी हम कहेंगे कि आय और व्यय ये दोनों बराबर होंगे और उत्पादन या व्यय ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ए एस और ए डी ये दोनों बराबर होंगे। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में, ठीक है, ए एस बराबर यानी वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, ए एस यानी उत्पादन यानी आय बराबर होगा ए डी के यानी मांग के, कुल मांग के, और कुल मांग यानी किए जाने वाले व्यय के बराबर होगी। उपभोक्ता वस्तु पर व्यय और निवेश पर किए जाने वाला व्यय उनके बराबर होगी। ठीक है, तो से का बाजार नियम जो ये है, इसे मैं एक दूसरे दृष्टिकोण से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादन होगा ना, मान लीजिए हम एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं,
और ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये एक्स वस्तु के उत्पादन का सर्किल है। ठीक है, तो एक्स वस्तु का उत्पादन तब होगा जब विभिन्न प्रकार की लागतें उत्पादक लगाएगा, जैसे श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, ठीक है, कच्चे माल की कीमत, दुनिया भर की जो लागत है वो सारी लागतें लगाएगा, लगान वगैरह वगैरह वगैरह। जब ये वस्तु तो बाद में मार्केट में आएगी, पहले उत्पादन के साधनों को उनका पुरस्कार मिल जाएगा, और यदि उत्पादन के साधनों को उनका पुरस्कार मिल जाएगा तो उसी पुरस्कार से वो एक्स वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है। किसी वस्तु की पूर्ति तब होती है जब उस पर विभिन्न लागतें लगाई जाती है, और उन्हीं लागतों से जो कि उत्पादन के साधनों की आय है या अन्य व्यक्तियों की आय है, उसी से वस्तु खरीदी जाती है। तो एक मुक्त अर्थव्यवस्था में पूर्ति कभी भी मांग से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात अत्य उत्पादन की समस्या नहीं हो सकती, और अत्य उत्पादन की समस्या न होने के कारण जो है बेरोजगारी नहीं पाई जाएगी, और यानी पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की एक सामान्य स्थिति होगी। अब इसके पीछे उनके दो कारण, पहला कारण जो है उन्होंने बताया मजदूरी की दरों में लोचकता का गुण होता है। मजदूरी की दर, मजदूरी कीमत में लोचकता, अर्थात जैसे श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति और मजदूरी की दर। अगर मान लीजिए बेरोजगारी की स्थिति है, तो बेरोजगारी की स्थिति कब होगी? जब श्रमिकों की पूर्ति ये अधिक होगी श्रमिकों की मांग से, यानी S1 अधिक है D1 से, तब बेरोजगारी होगी। और जब ये बेरोजगारी होगी तो उसमें क्या होगा? श्रमिकों की मांग कम और पूर्ति अधिक है, तो परिणाम स्वरूप जो वेज है, मजदूरी, वो गिरेगी, कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। जब मजदूरी कम होगी तो श्रम की पूर्ति घटेगी और मांग बढ़ेगी। ठीक है, जब श्रम की पूर्ति घटेगी और मांग बढ़ेगी तो इन दोनों में एक बिंदु पर संतुलन अवश्य कायम हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो। ऐसे में वेज यानी कि श्रमिकों की पूर्ति जो है वो कम और मांग अधिक, तो इसमें क्या होगा? वेज बढ़ेगी, और वेज बढ़ेगी तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी, और मजदूरी बढ़ने के कारण श्रमिकों की मांग कम होगी, तो दोनों में संतुलन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मजदूरी की दरों में लोचकता का गुण पाया जाता है, अर्थात मजदूरी कीमत में लोचकता का गुण होता है। ये ऐसा मानना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का था। अब मजदूरी की बात करें ना, तो मजदूरी को भी इन्होंने दो अर्थों में लिया है। एक नगद मजदूरी, ठीक है, क्या? नगद मजदूरी। नगद मजदूरी यानी जो मुद्रा में दी जा रही है उसको हम कहेंगे नगद मजदूरी। ठीक है, मुद्रा के रूप में जो मजदूरी दी जाती है उसको नगद मजदूरी। जैसे एक श्रमिक को 500 रुपए प्रतिदिन दिया जा रहा है, 500 रुपए, ठीक है, तो ये क्या है? नगद मजदूरी। और वास्तविक मजदूरी, ठीक है, 500 रुपए में मान लीजिए 25 किलो आटा आता है, तो वास्तविक मजदूरी होगा 25 किलो आटा। तो ये होगा कितना? 25 किलो आटा, क्योंकि 500 रुपए 25 केजी, ठीक है, 500 रुपए में 25 किलो, ठीक है।
20 रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलोवाट आ जाएगा। तो वास्तविक मजदूरी वस्तुओं में आकी जाएगी, यानी ये नगद मजदूरी की क्रय शक्ति है। 500 रुपए की क्रय शक्ति, इसमें कितनी चीनी आ जाएगी? अगर चीनी का मूल्य 50 रुपए किलो हो तो 10 किलो चीनी आ जाएगी। किसी वस्तु का मूल्य अगर 50 रुपए है तो 10 किलो आ जाएगा। वो समझ रहे हैं ना? तो नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। अब देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए मूल्य स्तर बढ़े तो नगद मजदूरी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मूल्य स्तर दुगना हो जाए, किसी वस्तु का मूल्य दुगना हो जाए तो नगद मजदूरी भी दुगनी हो जाएगी और वास्तविक मजदूरी उतनी ही रहेगी। ऐसा इनका विचार है, ठीक है। तो इन्होंने मजदूरी को दो अर्थों में बताया, एक नगद मजदूरी और दूसरी वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी वस्तुओं के रूप में आकी जाती है, यानी कि मुद्रा की एक इकाई के बदले में जो मुद्रा यानी कि इनको मजदूरी मिलती है, किसी मजदूर को मिलती है मजदूरी, तो उसमें कितनी मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं वो हमारी वास्तविक मजदूरी है, और जो मुद्रा की मात्रा है वो नगद मजदूरी। अब हमें ये देखना है कि परंपरावादी अर्थशास्त्र के अनुसार संतुलन यानी कि कुल मांग और कुल पूर्ति का संतुलन कहां होगा। तो जहां पर यानी कि पूर्ण रोजगार या कुल उत्पादन अधिकतम वहां होगा जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति इक्वल होंगी। तो यहां पर हमको परंपरावादी अर्थशास्त्र के अनुसार समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र किस प्रकार के होते हैं इनको समझना जरूरी है। देखिए ये एक चित्र हमने इधर बना रखा है, ठीक है। इस चित्र में OY अक्ष पर हमने कीमत स्तर को तथा OX अक्ष पर हमने उत्पादन और रोजगार की मात्रा को प्रदर्शित किया हुआ है। तो आप यहाँ पे रोजगार और लिख लीजिए, ठीक है। रोजगार, ठीक है, ताकि कोई भ्रम ही ना रहे। तो रोजगार और उत्पादन की मात्रा को हमने यहां लिख रखा है। देखिए परंपरावादी अर्थशास्त्र के अनुसार कुल पूर्ति वक्र एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, और जब समस्त उत्पादन के साधन व्यस्त होंगे तो उत्पादन का जो स्तर होगा उच्चतम होगा, और इस स्तर पर कीमत में परिवर्तन होने पर भी, ठीक है, उत्पादन स्तर में या रोजगार के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। अर्थात जो उत्पादन रेखा है या रोजगार वक्र है वो आधार रेखा पर सीधे स्ट्रेट रेखा के रूप में होगा, और इस पर कीमत स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत बढ़ेगी तब भी उतने रहेगा क्योंकि उत्पादन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो ये जो वक्र है ये AS वक्र है, कुल पूर्ति वक्र है जो कि स्थिर है। दूसरी तरफ कुल मांग है, कुल मांग को दिखाया गया है, एग्रीगेट डिमांड को दिखाया गया है, कीमत स्तर को दिखाया गया है। OY अक्ष पर कीमत स्तर प्राइस लेवल को तथा OX अक्ष पर कुल मांग को प्रदर्शित किया गया है। रेखा चित्र को आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जब कीमत स्तर OY के बराबर होता है तो कुल मांग होती है OX के बराबर, ठीक है, OX के बराबर या YQ के बराबर, एक ही बात है, ठीक है। अब यदि
मांग बढ़ जाए, मांग कब बढ़ेगी? जब मूल्य गिरेगा। अगर मूल्य कम हो गया, OY1 हो गया, यानी प्राइस लेवल घट गया, तो मांग बढ़ जाती है, X1 हो जाती है। यदि प्राइस लेवल बढ़ गया, Y2 यानी OY2 हो जाए, तो मांग घट जाती है, OX2। यानी कीमत स्तर और मांग में विपरीत संबंध है, जबकि कीमत स्तर और पूर्ति में, पूर्ति जो है उसका कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन को जो बढ़ाया जा सकता है ना, या तो उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते तब बढ़ेगा उत्पादन, या तकनीक में परिवर्तन हो, नई तकनीक आ जाए तब उत्पादन बढ़ेगा। क्योंकि उत्पादन के समस्त साधन जो है ना पूर्ण रोजगार की स्थिति में होते हैं, इसलिए उत्पादन उच्चतर स्तर पर होता है। तो मुक्त अर्थव्यवस्था में अगर हम किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न लगाएं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य प्रक्रिया होगी, और यह उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर यानी कि कुल पूर्ति और कुल मांग वक्र आपस में एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर कुल पूर्ति और कुल मांग संतुलन की स्थिति में होंगे, उस बिंदु पर उनका निर्धारण होगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। परंपरावादी अर्थशास्त्र के अनुसार AS वक्र स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है, आधार रेखा पर लंबवत होता है, जो ये दर्शाता है कि कीमत स्तर चाहे जो हो जाए उसमें कितने परिवर्तन हो, लेकिन उत्पादन की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकेगा या रोजगार की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। इधर जो है कीमत स्तर का प्रभाव मांग पर पड़ता है, कीमत स्तर बढ़ेगा मांग घटेगी, कीमत स्तर घटेगा मांग बढ़ेगी। तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, आप इस बात को जानते ही हैं। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में ये मांग वक्र बाएं से दाएं की और नीचे की ओर नतोदर होता है, गिरता हुआ होता है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब इनके संतुलन की हम व्याख्या करें। पहले बताया कि AS खड़ी रेखा यानी कि उसमें पूर्णतः बेलुसार होगी, और AD रेखा जो है उसका जो ढाल होगा ऋणात्मक होगा, यानी AS रेखा पर कीमत स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि AD रेखा जो है कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी कुल मांग कम होगी, कीमत जैसे जैसे घटेगी कुल मांग बढ़ेगी। दोनों जो हैं ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जो कि संतुलन बिंदु है, और इस बिंदु पर कहिए कि कुल मांग और पूर्ति, कुल मांग और कुल पूर्ति OL के बराबर है। यही रोजगार का, पूर्ण रोजगार का स्तर है OL, जिस पर उत्पादन भी जो है OL के बराबर है। ये संतुलन बिंदु है मांग और पूर्ति का, ठीक है, जो कि एक मुक्त अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कहिए कुल मांग कुल पूर्ति के द्वारा निर्धारित हो रहा है। कुल पूर्ति का तात्पर्य हमने पहले बताया आपको, यानी कि आय के प्रवाह वस्तु सेवाओं के प्रवाह से है, जिसको राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। और कुल मांग यानी कि इसको जो है हम कुल व्यय के रूप में मापते हैं, जो कि उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाता है या कहिए कि निवेश पर किया जाता है ना, उपभोग व्यय और निवेश व्यय। तो यहाँ पर ई बिंदु संतुलन बिंदु है, जो पूर्ण रोजगार के बिंदु कहलाएगा, और इस पर उत्पादन और रोजगार की मात्रा OL के बराबर होगी। और ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत था, जो कि से के बाजार नियम पर आधारित था। पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है, और मजदूरों की दरों में तथा ब्याज की दरों में लोचकता का गुण पाया जाता है। यानी मजदूरी जो है, अगर मजदूरों की मांग ज्यादा और पूर्ति कम होगी तो वेज बढ़ेगा, यदि मजदूरों की पूर्ति ज्यादा और मांग कम होगी तो वेज घटेगा। और वेज से भी इन्होंने, वेज को भी जो है इन्होंने दो बातों में रखा है, एक नगद मजदूरी, दूसरी वास्तविक मजदूरी, ठीक है ना। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का रोजगार सिद्धांत था, जिन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में कहिए कि पूर्ण रोजगार एक स्वाभाविक स्थिति है, ठीक है। यदि आर्थिक शक्तियों में अर्थव्यवस्था में
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हमेशा विद्यमान रहेगा। पूर्ति कभी भी मांग से अधिक नहीं हो सकती, फलस्वरूप अत्यधिक उत्पादन नहीं हो सकता और बेरोजगारी नहीं हो सकती, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए आगे जो है हम उनका जो बचत बराबर इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच है इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का विचार था कि ब्याज की दरों में भी लोचकता का गुण होता है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं। आय का एक भाग हम उपभोग कर लेते हैं, दूसरा बचा लेते हैं। जो बचत होती है हमारी, इसको हम सेविंग कर लेते हैं। बचत को जो है उत्पादन कार्यों में निवेश कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। उत्पादन कार्यों में जब लगाते हैं बचतों को तो उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी y बराबर C प्लस आई। अब इस वाले y में ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेकंड समीकरण में y का मान जो है y के स्थान पर C प्लस एस हम रख रहे हैं। C प्लस एस बराबर होता है C प्लस आई। C कॉमन है, काट देंगे तो S बराबर आई। यानी संतुलन की अवस्था में बचत और विनियोग दोनों बराबर होते हैं। देखिए, अगर सेविंग ज्यादा होगी, जब ब्याज की दरें ज्यादा होती हैं यानी ऊंची होती हैं, ब्याज दर ऊंची होती है, तो उस पर क्या होगा? बचत ज्यादा होगी। किससे? इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्याज की दरें गिरेंगी, और जब ब्याज की दरें गिरेंगी तो तब तक गिरेंगी जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट से यानी बचतें कम है इन्वेस्टमेंट से, यानी एस कम है आई से, इन्वेस्टमेंट के लिए मुद्रा की मांग अधिक है और बचतें कम है, तो ऐसे में इंटरेस्ट दर यानी ब्याज की दर बढ़ेगी और वहीं पर संतुलित होगी। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का विचार था कि ब्याज की दरों में लोचकता होती है। ठीक है, और जिसके कारण यानी बचत और विनियोग दोनों में संतुलन पाया जाता है। तो यहां पे देखेंगे, ये जो वक्र है एसेट्स वक्र, ये बचत कर्व है, सेविंग कर्व है, और हमने ओ वाई अक्ष पर ब्याज दर तथा ओ एक्स अक्ष पर बचत को प्रदर्शित किया है, सेविंग को प्रदर्शित किया है। आप देखिए, जब बचत ओ आर होती है तो सेविंग जो है आर एस के बराबर या ओ क्यू के बराबर है। जब बचत यानी ब्याज की दर बढ़ती है आर वन होती है तो बचतें बढ़ती हैं आर वन एस वन हो जाती हैं या ओ क्यू वन के बराबर हो जाती हैं। यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ने से बचतें बढ़ती हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि बचत और ब्याज की दर में प्रत्यक्ष संबंध होता है अथवा धनात्मक संबंध होता है। यदि ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज की दर बढ़ेगी तो बचतें बढ़ेंगी। दूसरी ओर ब्याज की दर और निवेश यानी विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट में विपरीत संबंध होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो विनियोग के लिए मांग घटेगी, और यदि ब्याज की दरें घटेंगी तो विनियोग के लिए मांग बढ़ेगी। तो इस प्रकार से विनियोग कर्व जो है आई आई, ये जो है बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है या ऋणात्मक होता है, जो कि ब्याज की दर और विनियोग के ऋणात्मक संबंध को बताता है। संतुलन कहां होगा? ब्याज और मतलब बचत और विनियोग में संतुलन कहां होगा? जहां ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर जो है बचत और विनियोग में संतुलन, जहां पर एक दूसरे को तो ये सेविंग वक्र और इन्वेस्ट कर एक दूसरे को काटेगा, वहां पे जो है संतुलन होगा और ब्याज की दरों का निर्धारण हो जाएगा है। और इस पर
बचत और विनियोग दोनों बराबर हैं। अगर स्थिति ये हो जाए कि बचतें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हों, ये तब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा। जब ब्याज की दर अधिक होगी तो स्वाभाविक है बचत अधिक होगी। ऐसे में जब ब्याज की दर अधिक होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, ठीक है। अर्थात ब्याज या सेविंग जो है वो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। ये जो स्थिति है इसमें क्या होगा कि ब्याज की दरें जो है वो निश्चित घटेंगी। और ये तीर आपको दिखा रहा है कि ये जो ई बिंदु है, ब्याज की दर तब तक घटती रहेगी जब तक ई बिंदु नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो तो ऐसे में बचतें कम होंगी और इन्वेस्टमेंट के लिए मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ब्याज की दरें जो है, जब इंटरेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट के लिए मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो ब्याज की दरें बढ़ेगी और तब तक बढ़ेगी जब तक कि वो ई बिंदु पर ना पहुंच जाए। तो ई बिंदु जो है वो ब्याज की दर को निर्धारित करेगा और जिस पर बचत और विनियोग दोनों बराबर होंगे। तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का विचार था। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का विचार जो है उसका जो प्रमुख सार है वो सार ये है कि यदि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र हो और किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो यानी कि उत्पादन उच्चतम स्तर पर होगा और उत्पादन के सभी साधन जो है व्यस्त होंगे, पूर्ण रोजगार की स्थिति में होंगे, ठीक है। किसी प्रकार का इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पादन स्तर जो है यानी कि उच्चतम स्तर पर होगा और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाएगा जो कि एक स्वाभाविक स्थिति होगी। और ये जो उनका निष्कर्ष था ये बाजार के बाजार नियम पर आधारित था।